जय हिंद साथियों, टीचर प्राइम एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राहुल सिंह यूपी टेट के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। तो आज हम लेकर आए हैं 30 क्वेश्चन जो 2019 में 6 से 8 के लेवल में पूछे गए थे, यानी जूनियर लेवल में पूछे गए थे। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। इसमें क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में दिया है यदि त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त का केंद्र O हो और कोण BOC 110 अंश हो तो कोण BAC का मान होगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि कोई अंतःवृत्त है। यहाँ पर क्या है? एक अंतःवृत्त है। अंतःवृत्त हो गया और इसको टच करते हुए तीन भुजाएं खींचेंगे तो क्या बन जाएगा? त्रिभुज ABC बन जाएगा। ये त्रिभुज ABC है। इसमें बोला है कि जो केंद्र है इसका वह क्या है? केंद्र O है और BOC का मान दे दिया गया है 110 अंश। इसका मान कितना है? 110 अंश है। यहाँ पर O है। तो हम लोग को ज्ञात करना है कोण BAC ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोण BAC, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए इसमें और इसमें संबंध क्या होता है? इसमें संबंध होता है कि कोण BOC बराबर होता है 90 अंश प्लस कोण BAC, यानी जो उसके सामने वाला कोण है उसका आधा जोड़ देते हैं 90 अंश में, तो कोण BOC के बराबर होता है। इसको क्लास 9th में प्रूव किया गया है त्रिभुज वाले चैप्टर में, लेकिन हम लोग को यहाँ पर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? कोण BOC का मान है 110 अंश, तो 110 अंश लिख दिए। 110 अंश हो गया। फिर यहाँ पर है 90 अंश, तो क्या करेंगे? 90 को हम लोग इस साइड में भेज देंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करेंगे तो जो 90 होगा जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, बराबर इधर क्या बचा? कोण BAC अपान 2। 110 अंश में से जब 90 अंश घटेगा तो बचेगा 20 अंश। 20 अंश हो गया और 2 को जब इधर भेजेंगे तो 2 से गुणा हो जाएगा और ये किसके बराबर होगा? कोण BAC के बराबर होगा। BAC के बराबर हो गया, यानी जो कोण BAC होगा वह किसके बराबर होगा? 2 और 20 का गुणा कर दिया जाए तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 40 अंश। ये हो गया 40 अंश, यानी कोण BAC का मान कितना होगा? 40 अंश के बराबर होगा। ऑप्शन सी सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या होगी। क्या बोला गया है? तो मान लेते हैं वह संख्या x है और x के 75% में, x के 75% में 75 जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है? वही संख्या, यानी x प्राप्त हो रही है। तो हम लोग को x का मान ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे? अगर हम लोग इसमें काटें तो 75 को 25 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा और इसको काटेंगे 25 से तो कितनी बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। यानी यहाँ पर बचा है 3x अपान 4 और प्लस 75 बराबर x। या अगर हम लोग इसको उधर भेज दें तो क्या मिलेगा? x माइनस 3x अपान 4 बराबर हो जाएगा 75 अंश। ये कितना होगा? 75 होगा। अब x में से 3x अपान 4 घटाना है तो 4 का गुणा करेंगे, x में 4x होगा। 4x में से 3x घटा देंगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा x अपान 4 बराबर 75, या x बराबर क्या होगा? 4 गुणे 75। कितना हो जाएगा? 4 गुणे 75 होगा। 4 का गुणा अगर 75 में कर दिया जाए तो कितना आएगा? ये आएगा 300। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है इसमें। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 पर 50, 3 पर 40, 4 पर 30 तथा 5 पर 20 में सबसे बड़ी संख्या है। इसमें सबसे बड़ी संख्या हम लोग को देखना है। तो क्या होना चाहिए? अगर हम लोग को कंपेयर करना है तो या तो बेस बराबर हो या घातांक बराबर हो। इसमें ना तो बेस बराबर है ना घातांक बराबर है, किसी एक को तो बराबर करना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? घातांक को बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं किससे? 2 पर 50। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 और इस पर पावर हो जाएगा 10, हो जाएगा 50। 5 और 10 का गुणा कर देंगे 50 होगा। अब 2 पर 5 का मतलब क्या हुआ? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी यहाँ पर हो जाएगा ये 32 और 32 पे पावर हो जाएगा 10। उसके बाद से दूसरी संख्या क्या है? 3 पर 40 है। 3 पर 40 है तो इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 4 और इसका होल पावर हो गया 10। अब 3 पे पावर जो 4 है उसका मान कितना आएगा? तो 3 तरीके 9, 9 तरीके 27, 27 तरीके 81 होगा, यानी 81 पे पावर होगा 10।
उसके बाद से अगली संख्या क्या है, अगली संख्या है 4 पर 30, 4 पे पावर है 30, तो इसको लिख सकते हैं 4 पे पावर 3 और इसका होल पावर है 10। या 4 पर अगर 3 है तो 4 का गुणा 3 बार कर दिया जाएगा, कितना होगा, 4 चौको 16 और 16 चौको 64, यानी यहाँ पर हो जाएगा 64 और 64 पे पावर होगा 10। लास्ट संख्या है 5 पर 20 है, कितनी है, 5 पर 20, इसको लिख सकते हैं 5 पे पावर 2 और इसका होल पावर है 10, यानी 5 का स्क्वायर किया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 25 और 25 पे पावर हो जाएगा 10। अब हम लोग को चूज करना है इन सभी संख्याओं में, इसमें और इसमें देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो हम लोग देख रहे हैं चारों संख्याओं में जो घातांक है वह तो बराबर है, लेकिन जो अंदर उसका बेस है, जो उसका आधार है, उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, तो ये वाली सबसे बड़ी संख्या दिख रही है। ये 32 है, यहाँ पर 81 है, यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 25 है, कौन सी बड़ी है, ये वाली संख्या सबसे बड़ी है, यानी जो 3 पे पावर 40 है वो संख्या सबसे बड़ी होगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कह रहा ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास है, ए बी सी डी उसके भीतर का चक्री चतुर्भुज है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। यहाँ पर क्या है, वृत्त की बात कर रहा है, तो यहाँ पर एक वृत्त खींच लेते हैं, ये क्या हो गया, वृत्त हो गया, और इसका व्यास है ए बी। ए बी क्या है, इस वृत्त का व्यास है, ए बी हो गया। उसके बाद से ए बी सी डी उसके भीतर का चक्री चतुर्भुज है, तो ये ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पर सी ले लेते हैं, ये सी हो गया, और यहाँ पर ले लेते हैं डी। और ये जो ए बी सी डी है वो क्या है, एक चक्री चतुर्भुज है। ये क्या है, एक चक्री चतुर्भुज है। तो अब यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, कोण ए सी डी का मान दिया है 40 अंश। यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये वाला कोण, इसमें जो ए सी डी है ये वाला 40 अंश है, कितना है, 40 अंश है। तो बी ए डी का माप होगा, बी ए डी यानी ये वाला कोण हम लोग को ज्ञात करना है। तो अगर यह 40 अंश है, और एक बात और हम लोग जानते हैं कि समकोण में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। क्या होगा, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो यहाँ पर जो ये वाला कोण होगा वो कितना हो जाएगा, 90 अंश होगा। ये कितना हो गया, 90 अंश हो गया। मतलब अगर टोटल कोण सी की बात करें तो कोण सी बराबर क्या होगा, 90 और प्लस 40, दोनों को जोड़ देंगे, 90 अंश है और ये 40 अंश है, दोनों को जोड़ेंगे तो कोण सी का मान आएगा, कितना होगा, ये हो जाएगा 130 अंश। क्या होगा, 130 अंश होगा। कोण सी का मान कितना हो गया, 130 अंश हो गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि किसी भी चक्री चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। मतलब कोण सी और कोण ए को जोड़ दिया जाए, कोण सी प्लस कोण ए बराबर कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। हम लोग को याद करना है कोण ए, और कोण ए बराबर क्या होगा, 180 अंश माइनस कोण सी, और कोण सी का मान है कितना, कोण सी का मान है 130 अंश। कोण सी का मान कितना है, 130 अंश है। तो 180 में से अगर 130 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, ये बचेगा 50 अंश। यानी जो कोण ए सी डी बोल रहा है, बी ए डी बोल रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोण ए बोल सकते हैं, और इसका मान कितना है, 50 अंश है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि यक्स 0 या 0 से बड़ा है और 5 या 5 से छोटा है, और जो y है वह 5 या 5 से बड़ा है और 10 या 10 से छोटा है, तब x अपान y का अधिकतम मान होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो x अपान y लिख दिए, और इसका अगर अधिकतम मान ज्ञात करना है तो अंश का अधिकतम मान होना चाहिए और y का न्यूनतम मान होना चाहिए। अंश जितना ही बड़ा होता है फ्रैक्शन उतना ही बड़ा होता है। फिर उसके बाद से जो हर जितना ही छोटा होता है फ्रैक्शन उतना ही बड़ा होता है। यहाँ पर क्या हुआ, हर छोटा है, हर छोटा होगा तभी फ्रैक्शन बढ़ेगा, अंश बड़ा होगा तभी फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो यक्स का हम लोग क्या करेंगे, अधिकतम मान लेंगे। यक्स का अधिकतम मान क्या है, 5 है। यक्स का अधिकतम मान क्या है, 5 है। और y का न्यूनतम मान कितना है, y का न्यूनतम मान है 5। दोनों 5 मिल गए, 5 से 5 कटेगा तो क्या होगा, 1 होगा। यानी यक्स अपान y का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि समीकरण y = 7x - 2 के लिए
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो एक बात ध्यान रखना है कि अगर एक चर में कोई समीकरण है तो उसका एक हल होता है, लेकिन अगर दो चर में कोई एक समीकरण है तो इसके अनंत हल होते हैं। अगर दो चर में दो समीकरण हैं तो उसके अनंत हल भी हो सकते हैं, एक हल भी हो सकता है और कोई हल भी नहीं हो सकता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। तो अगर दो चर में कोई एक समीकरण है तो इसके अनंत हल हो सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? यक्स के हम लोग अनंत मान रख सकते हैं और उसके संगत वाई के भी अनंत मान मिलेंगे। तो इस प्रकार यक्स और वाई के अनंत मान हो सकते हैं, जो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 49 पे पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी अगर यहाँ पर a पे पावर कोई विषम संख्या है, विषम है, और माइनस b पर भी विषम है, अगर कोई विषम संख्या है तो इसको a माइनस b जरूर विभाजित करता है। मतलब इसका एक गुणनखंड a माइनस b जरूर होगा। तो वैसे ही अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा? अगर हम लोग इस संख्या की बात करें तो इसका एक गुणनखंड हो जाएगा 49 माइनस 1 तो होगा ही होगा। इसके अलावा भी एक गुणनखंड मिलेगा, लेकिन 49 माइनस 1 तो होगा। अब 49 में से अगर एक हटा दिया जाए तो कितना आएगा? ये 48 होगा। यानी जो संख्या है, ये जो संख्या है 48 से विभाज्य होगा, 48 से विभाज्य होगा। लेकिन 48, एक बात और ध्यान देना है, 48 से तो विभाज्य होगा, लेकिन जो 48 है वह स्वयं 8 से विभाज्य है। 48 भी 8 से विभाज्य है, तो जो संख्या होगी वह 8 से भी विभाज्य होगी। मतलब ये संख्या 48 से भी विभाज्य होगी और 8 से भी विभाज्य होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। किस ऑप्शन में है? इस वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें दे रहा है कि काश 135 अंश साइन 210 अंश, काश 150 अंश, अपान में है साइन 270 अंश, काश 315 अंश का मान होगा। इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इसको सही से लिख लिया जाए। क्या लिखेंगे? काश 135 अंश साइन 210 अंश, फिर काश 150 अंश। नीचे क्या है? नीचे है साइन 270 अंश। ये क्या होगा? साइन 270 अंश होगा। फिर काश 315 अंश होगा। काश 135 अंश को क्या लिख सकते हैं? काश 135 अंश को लिखा जा सकता है काश 180 अंश माइनस 45 अंश। 180 अंश माइनस 45 अंश। 210 अंश को क्या लिख सकते हैं? जो साइन 210 अंश है इसको लिख सकते हैं साइन 180 अंश, साइन 180 अंश प्लस 30 अंश। 210 कैसे प्राप्त होगा? 180 में अगर 30 जोड़ दिया जाए तो 210 होगा। फिर जो काश 150 अंश है इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे काश 180 अंश माइनस 30 अंश। 180 माइनस 30 अंश। अपान में जो साइन 270 था इसको क्या लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं साइन 180 अंश और प्लस 90 अंश, ऐसे लिख सकते हैं। काश 315 अंश को क्या लिखेंगे? तो इसको लिख सकते हैं काश 360 अंश और माइनस 45 अंश, ऐसे लिखा जा सकता है। अब हम लोग को जो चतुर्थांश में, अलग अलग चतुर्थांश में कोण जाता है तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त होता है उस पर हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग को यह जानना पड़ेगा कि अगर कोई कोण पहले चतुर्थांश में है तो इसमें ऑल प्लस होते हैं, सभी के सभी प्लस होते हैं। इसमें साइन और उसका व्युत्क्रम प्लस होता है। इसमें टैन और उसका व्युत्क्रम यानी कॉट प्लस होता है। और जो चतुर्थ चतुर्थांश है उसमें काश और उसका व्युत्क्रम सेक पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होते हैं। समझ में आ गया? तो इसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें काश 180 माइनस 45 की, तो किस में जा रहा है? ये जा रहा है दूसरे में। काश कितना है? 180 माइनस 45, यहाँ तक 180 होगा, फिर वापस 45 घटेगा तो दूसरे में जाएगा। और दूसरे में कौन पॉजिटिव रहता है? साइन बस पॉजिटिव होता है, बाकी कोई भी आएगा तो वो निगेटिव ही होगा। तो क्या होगा? ये निगेटिव हो जाएगा। और अगर आगे
180 हो या 360 हो तो अनुपात नहीं बदलता है। चिन्ह का तो ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन कोई अनुपात नहीं बदलता है। जैसे जब आगे 90 हो या 270 हो तो क्या करते हैं, साइन को बदल देते हैं कास में, कास को साइन में, और टेन को काट में बदलते हैं। लेकिन अगर 180 हो या 360 हो तो अनुपात नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो ये हो जाएगा माइनस, ये क्या होगा, माइनस होगा। और 180 को जैसे कास तो कास ही रहेगा, और ये हो जाएगा फिर कास 45 अंश, ये क्या होगा, कास 45 होगा। फिर इनटू में साइन 180 प्लस 30 है, 180 प्लस 30 है, इसका मतलब यहाँ तक 180 हो गया, और प्लस 30 है तो इसमें आएगा। और इसमें क्या होता है, सिर्फ tan और उसका व्युत्क्रम काट ही पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये साइन है ये तो निगेटिव हो जाएगा, मतलब इसको हम लोग लिखेंगे माइनस साइन 30 अंश, साइन 30 अंश हो गया। फिर कास 180 माइनस 30 कह रहा है, तो कास 180 माइनस 30 का मतलब क्या होगा, यह फिर से दूसरे में ही जाएगा, और दूसरे में जब जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव होगा। और 180 तो छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कास 30 अंश होगा। फिर नीचे अगर हम लोग इसकी बात करें तो 180 प्लस 90 है, इसका मतलब ये तीसरे में जा रहा है, और तीसरे में जाने का मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएगा माइनस, क्या होगा, माइनस होगा। और ये हो जाएगा फिर साइन 90 अंश, ये क्या होगा, साइन 90 होगा। फिर यहाँ पर 360 अंश है, और ये चौथे में जा रहा है, 360 माइनस 45 का मतलब क्या हुआ, 360 यहाँ तक हो गया, और माइनस 45 मतलब फिर से 45 घट गया, तो चौथे में आएगा। और चौथे में आने का मतलब क्या हुआ कि कास तो चौथे में पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव रखेंगे इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर ये हो जाएगा कास 45 अंश होगा, क्या होगा, कास 45 अंश होगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस माइनस से, ये जो माइनस है, इस माइनस से यह माइनस कट गया, फिर ये माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये भी खत्म हो गए। अब क्या करना है, अब जो भी है इसकी वैल्यू रखनी है, जो हम लोग वैल्यू याद किए हैं उसको रखेंगे। कास 45 का मान क्या होगा, 1/2 होगा, कास 45 का मान 1/2 होगा। साइन 30 अंश का मान क्या होगा, तो 1/2 होगा, साइन 30 अंश का मान 1/2। कास 30 अंश का मान क्या होता है, तो रूट में 3/2 होता है। उसके बाद से फिर नीचे क्या है, साइन 90 का मान क्या होगा, साइन 90 का मान हो जाएगा 1। फिर कास 45 का मान क्या होगा, कास 45 का मान होता है 1/2। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1/√2 से 1/√2 कट गया, जो बाकी बचा है उसका गुणा कर दिया जाए। तो जब इसका गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा √3 और नीचे हो जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला डी वाला ऑप्शन सही है, √3/4 होगा। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है, 6723 है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल है। इसमें या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, दो संख्याएं मानेंगे विषम संख्या, जैसे 2x + 1, और दूसरी विषम संख्या क्या होगी, तो 2x + 3 होगी। इसका गुणनफल कितना है, 6723 है। तो ऐसे अगर बेसिक्स लगाया जाए तो बहुत टाइम लगेगा, और कंपटीशन में इतना टाइम तो होता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई शॉर्ट तरीका लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या बोला गया कि दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल है। तो सबसे पहले क्या किया जाए, इसका गुणनखंड किया जाए। क्या करना है, गुणनखंड करना है। 6723 का अगर गुणनखंड किया जाए तो किस आएगा, 3 दूना 6 होगा। उसके बाद से फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 बचा, 3 चौको 12, फिर 3 बचा, 3 एकम 3। फिर अगर 3 से काटा जाए तो 3 सत्ते 21 होगा, 1 बचा, 3 चौको 12 होगा, 2 बचेगा, 21 हो गया, 3 सत्ते 21 होगा। फिर अगर 3 से काटा जाए तो 3 दूना 6 होगा, यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, 14 हो गया, 3 चौको 12, 2 बचा, 27 हो गया, 3 9 27 होगा। फिर अगर हम लोग 3 से काटें, 3 से अगर काटा जाए तो कितना होगा, 3 × 24 होगा, 3 त्रिके 9। अब 83 क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गई। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इन चारों का गुणा किया जाए तो कितना होगा, 81 होगा। और नीचे यहाँ पर किससे कटेगा, 83 से। किससे कटेगा, ये 83 से कटेगा। 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 83
ये यहाँ पर क्या लिखेंगे, 83 लिखेंगे। क्या हो रहा है इसको, यहाँ पर क्या होगा, ये 83 होगा। 83 यानी अगर हम लोग 6,723 का फैक्टर करें तो क्या होगा, 81 गुणे 83 प्राप्त हो रहा है। और जो इसमें कह रहा है कि सतत यानी जो कॉन्जिक्यूटिव विषम संख्या है उनका गुणनफल है, तो एक 81 हो जाएगा और दूसरा 83 होगा। अब क्या बोला कि छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा, तो इसमें से छोटी संख्या कौन सी है, इसमें से छोटी संख्या है 81, और 81 का वर्गमूल अगर किया जाए तो कितना आता है, 81 का जब वर्गमूल किया जाएगा तो ये आ जाएगा 9। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। हो गया क्लियर, आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू तथा 5x स्क्वायर माइनस 3px माइनस 15q का महत्तम समापवर्तक x माइनस 3 हो तो p तथा q के मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बोला जा रहा है कि x माइनस 3 क्या है, इन दोनों ही बहुपदों का महत्तम समापवर्तक है, यानी मस है, HCF है। और जब HCF है तो x माइनस 3 दोनों के ही गुणनखंड होंगे, और जब x माइनस 3 दोनों के गुणनखंड होंगे इसका मतलब x माइनस 3 से इसका गुणनखंड करने पर, विभाजित करने पर शेषफल शून्य आएगा। यानी x माइनस 3 क्या करेगा, इसको विभाजित कर सकता है, विभाजित कर सकता है। इसका मतलब कि अगर हम लोग x बराबर 3 रखें किसमें, पहले वाले समीकरण में, तो क्या मिलेगा, शेषफल शून्य प्राप्त होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर 3 रखा जाए तो हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पर 3 रखें तो हो जाएगा 3p, फिर माइनस q इजकल टू आना चाहिए 0 आना चाहिए। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। फिर दूसरे को भी ये क्या करेगा, दूसरे को भी संतुष्ट करेगा। पता नहीं कौन सी इसमें बीमारी है कि जब भी सर्कल कर रहे हैं तो सिलेक्ट हो जा रहा है। चलिए ऐसे कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब क्या करना है, दूसरे में भी x बराबर जब 3 रखेंगे तो शेषफल 0 आएगा। तो क्या होगा दूसरा समीकरण, यहाँ पर अगर हम लोग 3 रखें तो 3 3 9, 9 5 45, क्या हो जाएगा, ये 45 होगा। फिर जब इसमें हम लोग x का मान 3 रखेंगे तो 3 3 9 यानी माइनस 9p होगा, माइनस 9p हो गया। फिर माइनस बचेगा यहाँ पर 15q, माइनस 15q बराबर होगा 0। क्या हो गया, 0 हो गया। इसको अगर हम लोग 3 से विभाजित कर देते हैं, अगर 3 से विभाजित कर देते हैं तो ये हो जाएगा 15 माइनस 3p और माइनस यहाँ पर होगा 5q इक्वल टू 0 होगा। इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब क्या करना है, हम लोग देख रहे हैं कि इसमें प्लस 3p है, इसमें माइनस 3p है। तो अगर हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग करें तो आसानी से समीकरण को हल कर सकते हैं। तो विलोपन विधि के लिए क्या किया जाए, दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिया जाए। तो 9 और 15 कितना होगा, 9 और 15 हो जाएगा 24। फिर प्लस 3p और माइनस 3p ये कितना होगा, ये तो कट के 0 हो जाएगा। फिर माइनस q और माइनस 5q ये कितना होगा, माइनस 6q होगा, बराबर क्या बचेगा, 0 होगा। या 6q इक्वल टू हो जाएगा 24, या q इक्वल टू अगर 6 से भाग दे दिया जाए तो 4 बार में जाएगा। q का मान हो गया 4, और क्या करना है, q का मान क्या हो गया, 4 हो गया। उसके बाद से फिर हम लोग को p का मान ज्ञात करना है। तो q का मान किसी भी एक समीकरण में रख दिया जाए तो क्या होगा, q का मान हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले ही समीकरण में रखेंगे q का मान, तो क्या मिलेगा, 9 प्लस 3p माइनस q का मान कितना है, 4 बराबर 0। इतना हो गया। 9 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, यानी 3p माइनस 5 बराबर होगा 0, या 3p बराबर मिलेगा 5, या p बराबर क्या होगा, 5/3 होगा। तो p का मान है 5/3 और q का मान कितना है, q का मान 4 है। तो किस ऑप्शन में ये वाला है, ये दोनों ऑप्शन रिपीट हो गए हैं, शायद किसी एक में पॉजिटिव होना चाहिए और एक में नेगेटिव है। तो इसी को हम लोग पॉजिटिव बना के यही वाला आंसर सही मान लेते हैं। दोनों ऑप्शन सेम हो चुके थे। तो
कोई दिक्कत है? पी का मान कितना है? पी का मान है 5/3 और क्यू का मान कितना है? 4 है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? इसमें दिया है कि एक बेलन, अर्धगोला तथा शंकु जिनकी आधार और ऊंचाई एक समान है, उनके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें आधार और ऊंचाई सबके समान है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? सभी के लिए r बराबर h है। सभी के लिए r बराबर क्या है? h है। तो अगर हम लोग बेलन की बात करें तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन के लिए हो जाएगा, क्या होता है? 2πr/h होता है। लेकिन r और h दोनों बराबर है, तो h के स्थान पर हम लोग अगर r रख दें तो क्या मिलेगा? 2πr × r या 2πr² होगा। कितना हो जाएगा? 2πr² होगा। उसके बाद से अर्धगोला की बात करें तो अर्धगोले का क्या होता है? अर्धगोला, इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² होता है। पूरे गोले का 4πr², लेकिन अर्धगोले का क्या होगा? 2πr² होगा। तो ये हो गया 2πr²। उसके बाद से क्या बोला जा रहा है? तीसरा है शंकु। तो अगर शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसमें तिरछी ऊंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। ये शंकु हो गया, इसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई भी क्या है? r ही है। ऊंचाई भी क्या है? r है। तो इसका हम लोग यल का मान ज्ञात करें, अगर यल ज्ञात करें तो क्या होगा? रूट में r² + r², यही होगा। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो अब अंदर हो जाएगा 2r² या r² बाहर निकल जाएगा और रूट में बचेगा 2 × r, यानी यल का मान क्या होगा? √2 × r होगा। तो शंकु के लिए क्या होगा? शंकु के लिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा πr/l होता है। क्या होता है? πr/l। तो पाई के स्थान पर तो पाई रखेंगे, r के स्थान पर r ही रहेगा और यल के स्थान पर क्या मिल रहा है? तो √2 × r है। अब अगर गुणा कर दिया जाए तो हो जाएगा पाई × √2 और ये हो जाएगा r²। r और r का गुणा करेंगे तो r² होगा। अब देखा जाए कि इसमें रेशियो क्या है। तो रेशियो देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो भी कॉमन होगा सब में उसको काट दिया जाए। जैसे इसमें 2π है, इसमें क्या है? पाई है, पाई से पाई कट गया, इसमें भी पाई से पाई कट गया, इसमें भी पाई से पाई, यानी सब में से पाई हटा दिए। तो अभी क्या बचा? हाँ, उसके बाद से r² इसमें भी है, r² इसमें भी है, फिर r² इसमें भी है। अब इसके बाद क्या बचा है? तो इसमें है 2, इसमें क्या है? 2 है। अगर हम लोग रेशियो देखें तो 2 संबंधे, इसमें भी कितना है? कहाँ गया दूसरा वाला? हाँ, इसमें भी क्या बचा है? इसमें भी 2 है, 2 हो गया। तीसरे वाले में क्या है? तीसरे वाले में है √2। ये क्या है? √2 है, ये हो गया। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इससे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो एक काम किया जाए, अगर √2 से हम लोग डिवाइड कर दें, √2 से अगर सबको डिवाइड कर दें तो यहाँ पर क्या बचेगा? √2 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर भी √2 बचेगा और यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा। क्या हो जाएगा? 1 होगा। समझ में आया कैसे 2 को डिवाइड किया गया है? 2 को डिवाइड करना है √2 से अगर, तो हम लोग √2 को लिख सकते हैं √2 × √2, अपान में हो जाएगा √2, कटेगा तो क्या बचेगा? √2 बचेगा। 2 को अगर हम लोग √2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी √2 बचेगा, यहाँ पर भी √2 बचेगा और √2 में √2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें बोल रहा है कि यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 हो तो क्रय मूल्य है। 15% अगर लाभ होता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 115 हो जाएगा, 115% होगा। फिर उसके बाद से 15% अगर हानि होती है तब विक्रय मूल्य कितना होगा? तब हो जाएगा ये 85 हो जाएगा। 100 में से 15 घटा देंगे 85 होगा। इतना हो गया। अब इसका डिफरेंस निकालना है। क्या करना है? इसका डिफरेंस निकालना है। तो इसमें से अगर यह घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? ये 30% बचेगा। 30% किसके बराबर है? 30% बराबर है 450 के। 30% किसके बराबर है? 450 रुपया के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा?
तो 100% किसके बराबर होगा, यानी जो उसका क्रय मूल्य है वह किसके बराबर होगा, तो 450 बट्टा में कर देंगे 30 और 100 से गुणा कर देना है। तो 0 से 0 कट गया, 3 से अगर काटा जाए तो हो जाएगा 15 तिया 45 और ये 0 बचा है, तो कितना हो जाएगा यह 150 और एक 0 यहाँ पर बचा है, तो हो जाएगा ये 1500। कितना आएगा ये 1500 रुपया आएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा 1500 रुपया होगा, 1500 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण ABC 90 अंश हो, ये कोई समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ABC 90 अंश है, ये हो गया A, यह B है और यह C है, इसमें जो ABC है वह 90 अंश है और समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें दो भुजाएं बराबर होंगी, तो यह भुजा इसके बराबर हो गया। तो त्रिभुज ABC के बारे में सत्य कथन क्या है यह हम लोग को बताना है। तो हम लोग ऐसे जानते हैं कि अगर AB बराबर AC है तो सबसे पहले तो अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाए तो AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लेकिन AB के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC, या BC का स्थान पर AB लिख सकते हैं। तो AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर और प्लस BC के स्थान पर भी क्या लिखेंगे, BC के स्थान पर भी AB ही लिखेंगे, क्योंकि AB और BC बराबर हैं। क्या है, AB बराबर है BC, तो इसका स्क्वायर कर दिए। दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो AC का होल स्क्वायर बराबर होगा, दोनों को जोड़ेंगे डबल हो जाएगा, यानी 2 इंटू AB का होल स्क्वायर होगा। इतना हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन सही होगा B, AC स्क्वायर बराबर होगा 2 इंटू AB का स्क्वायर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ का 4/5 भाग यम मिनट में तय करता है, कितना में तय करता है, जो 4/5 भाग है वह तय करता है यम मिनट में, यम मिनट में तय करता है, तब उसी चाल से पूर्ण पथ की एक परिक्रमा करने में लगा समय कितना होगा। तो 4/5 भाग तय करने में यम मिनट लग रहे हैं, तो एक भाग यानी पूरा एक भाग तय करने में कितना लगेगा, तो यम गुणे क्या होगा, ये यम इंटू क्या होगा m इंटू 5/4 हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5m/4। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, 5m/4 टाइम लगेगा। ये सिर्फ 4/5 के लिए था पूरे वृत्त का। अब एक पूरा वृत्त ले लिया जाए, पूरे भाग को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, 1 से प्रदर्शित करते हैं, तो 1 किसके बराबर होगा, तो यम गुणे क्या कर देंगे, 4/5 से यम को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि इसके उल्टे से गुणा कर दिया जाए, यानी जो उसका व्युत्क्रम है उससे गुणा कर दिया जाए। तो 4/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 5/4 होगा, 5/4 से गुणा कर दिए तो 5m/4 होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें क्या बोल रहा है कि यदि x + y = 2z है तो x/x - z प्लस z/y - z का मान होगा। तो सबसे पहले तो इसमें दे गया है, क्या दिया है, x + y = 2z। तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेंगे, कैसे लिखेंगे, x + y = z + z कर सकते हैं, हो सकता है एक z को इधर लाया जाए और y को उधर भेजा जाए, तो क्या मिलेगा, x - z = z - y, ऐसे लिख सकते हैं। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद से हम लोग को ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, हम लोग को ज्ञात करना है x/x - z फिर प्लस z/y - z, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x/x - z तो सही है, फिर प्लस z/y - z के स्थान पर y - z के स्थान पर यहाँ पर क्या करना था, y - z के स्थान पर क्या लिखेंगे,
यहाँ पर चूंकि जेड माइनस वाई है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वाई माइनस जेड है, तो इसके निगेटिव के बराबर आएगा, यानी हो जाएगा ये माइनस एक्स माइनस जेड होगा। क्या होगा, एक्स माइनस जेड होगा। अब ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों के हर समान है, तो नीचे हो जाएगा एक्स माइनस जेड और ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा एक्स और माइनस जेड होगा। तो ऊपर भी एक्स माइनस जेड है, नीचे भी एक्स माइनस जेड है। दोनों को अगर हम लोग काट देते हैं, दोनों को अगर काट दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, हम लोग को प्राप्त होगा 1। क्या प्राप्त होगा, 1, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए। पर यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो इसके पार्श्व क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो त्रिज्या थी वह कितनी थी, 100% थी। कितनी थी, 100% थी। अब इसमें क्या किया गया, 50% की वृद्धि की गई है। इसमें क्या किया गया है, 50% की वृद्धि की गई है। तो जो नया वाला आर होगा वह किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 150% के बराबर हो जाएगा। 150% हो गया। पहले जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल था, ठीक ना, पहले क्या था, जो क्षेत्रफल था वह हो जाएगा 4 पाई क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। कितना हो जाएगा, आर, और आर का मान कितना लिए थे हम लोग, 100 लिए थे, तो 100 का स्क्वायर कर दिए। उसके बाद से फिर बाद में कितना हो जाएगा, बाद में क्षेत्रफल होगा 4 पाई और यहाँ पर कर देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, 150 का स्क्वायर करेंगे, 150 का स्क्वायर, क्योंकि बाद में त्रिज्या 150% हो गई है। अब क्या करना है, कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि हुई है इसमें से घटा देंगे, यानी 4 पाई इंटू 150 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, इतना तो हो गया वृद्धि। लेकिन अगर प्रतिशत वृद्धि निकालनी हो तो क्या करेंगे, क्या करना होगा, 100 से इसको डिवाइड करना होगा। मतलब जो मूल इसमें जो मूल क्षेत्रफल था, ये वाला जो क्षेत्रफल था, उससे डिवाइड करके, यानी 4 पाई 100 के स्क्वायर से डिवाइड करके क्या करेंगे, 100 से अब गुणा कर देंगे। ऐसे कर सकते हैं, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, 150 का स्क्वायर अगर किया जाए तो कितना होगा, ये हो जाएगा 225 और ये हो गया 00, 225 और 00 फिर हो गया, फिर माइनस 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 40, यानी 10,000 होगा। फिर बट्टा में 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10,000 और गुणे यहाँ पर हो गया 100, 00 से 00 कट गया, यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर 4 जीरो होंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अभी 2 जीरो बचे हुए हैं। ऊपर क्या होगा, इसमें से जब यह घटाएंगे, यानी 22,500 में से अगर हम 10,000 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, ये हो गया 0, फिर 0, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 2 और 2 में से जब 1 घटेगा तो 1 बचेगा, और बट्टा में कितना बचा है, 100 बचा है। बट्टा में कितना है, 100 है, बट्टा में 100 हो गया। अब यहाँ पर भी क्या होगा, 00 से 00 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 125, यानी 125% सही होगा। इतना समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि रेखाएं x बराबर 1 और y बराबर 1 के प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो सिंपल है कि अगर x बराबर 1 है और y बराबर भी 1 है, यानी भुज 1 है और कोटि 1 है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 1,1 होगा। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें क्या बोला जा रहा है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 5 तथा 3 है तो संख्याएं ज्ञात करो। तो दो संख्याएं मान लेते हैं a और b है, इसका समांतर माध्य कितना होगा। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए संख्याओं को जोड़कर उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, जिसका मान कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, 5 हो गया। तो a प्लस b का मान क्या होगा, a प्लस b का मान हो जाएगा 10। a प्लस b का मान क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि जब 2 उधर जाएगा तो 5 से गुणा होगा। और फिर जो गुणोत्तर माध्य होता है वो किसके बराबर होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के बराबर होगा। और इसका मान कितना दिया गया है, इसका मान दिया गया है 9, नहीं 3 दिया गया है। कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। इसका मान है 3
अब यदि हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ए बी बराबर क्या मिलेगा, ए बी बराबर मिलेगा हम लोग को 9। क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। अब पूरा सॉल्व किया जाए तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे। कैसे सोचेंगे कि दो संख्याओं का योगफल 10 आना चाहिए और गुणनफल 9 आना चाहिए। तो इसी ऑप्शन में से देख लिया जाए, क्या इन दोनों का योगफल 10 होगा, नहीं 12 होगा, गलत हो गया। फिर इसमें से देख लेंगे, क्या इन दोनों का योगफल 10 होगा, नहीं, ये भी गलत हो गया। फिर क्या इन दोनों का योगफल 10 होगा, नहीं, ये भी गलत हो गया। इन दोनों का योगफल 10 होगा, इन दोनों का अगर योगफल निकाला जाए तो 10 होगा और गुणनफल निकाला जाए तो 9 होगा, जो कि इन दोनों शर्तों को सेटिस्फाई कर रहा है, जोड़ने पर 10 और गुणा करने पर 9। तो आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि ऑप्शन सी सही होगा। ये क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27 संबंधित 64 है, इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो सबसे पहले घन की अगर बात हो रही है तो अगर भुजा a1 और a2 हो तो a1 का क्यूब अपान a2 का क्यूब बराबर दे दिया गया है 27/64, इतना दिया गया है। ये क्या हो गया, घन का आयतन हो गया। घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो यहाँ पर अगर पहले घन की भुजा a1 है तो उसका आयतन कितना होगा, a1 क्यूब होगा। दूसरे घन की भुजा अगर a2 है तो उसका आयतन क्या होगा, a2 क्यूब होगा। तो दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है, 27/64 दिया हुआ है। अब दोनों पक्षों का अगर घनमूल कर दें तो a1 अपान इधर a2 बचेगा, घनमूल किया गया तो क्यूब हट जाएगा। इधर क्या होगा, 27 का घनमूल होगा 3 और 64 का कितना होगा, 4 होगा। यानी a1 अपान a2 का रेशियो तो 3/4 हो गया। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालना होता है तो किसी भी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a² होता है। तो पहले के लिए कितना होगा, 6a1² होगा, दूसरे वाले के लिए कितना होगा तो 6a2² होगा। अब 6 से 6 कट गया, a1² a2² का मान क्या होगा, तो दोनों का अगर हम लोग वर्ग कर दें तो कितना होगा, 3 3 9 हो जाएगा, 4 4 16। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, 9 संबंधित 16, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि x raised to power 4 + 1 अपान x raised to power 4 = 14। यहाँ पर क्या दिया गया है, x raised to power 4 + 1 अपान x raised to power 4 = 14, इतना दिया गया है। देन वैल्यू ऑफ x³ + 1 अपान x³, यानी क्या करना है, x³ + 1 अपान x³ का मान ज्ञात करना है। तो अगर हम लोग इसको स्क्वायर वाले में बदलें, अगर दो घात हम लोग नीचे आए यानी x² + 1 अपान x² लिखा जाए तो किसके बराबर होगा, तो रूट में 14 + 2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 14 + 2 के बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 16, 14 2 16, 16 का वर्गमूल करेंगे तो 4 होगा, इतना हो गया। अब यदि हम लोग x + 1 अपान x निकालें तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा रूट में कितना होगा, ये 4 + 2 होगा, यानी रूट में हो जाएगा 6। कितना हो गया, रूट में 6 हो गया। लेकिन हम लोग को पहुंचना है अब क्यूब पर, x + 1 अपान x तक तो आ गए, घटते घटते 1 घात वाले पर आ गए। लेकिन अगर 3 घात वाले पहुंचना है तो इसके लिए सीधे फार्मूला हम लोग को पता होना चाहिए, x³ + 1 अपान x³ = क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू p होती, यदि x + 1 अपान x की वैल्यू p होती तो इसका मान हो जाता है p³, क्या होगा, p³ - 3p के बराबर होता है, p³ - 3p के बराबर होता है। अगर इसका मान p मान लेते हैं, ये क्या है, p है, तो यहाँ पर हो जाएगा √6 का होल क्यूब -3 इंटू रूट में हो जाएगा 6, रूट में 6 होगा। किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है, अभी नहीं, अभी मैच नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर हो जाएगा √6 का स्क्वायर और इंटू √6 हो जाएगा। 3 घात थे, यहाँ पर 2 घात हो गया, यहाँ पर 1 घात हो गया, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 √6 होगा।
इसका अगर हम स्क्वायर करें, √6 का अगर स्क्वायर किया जाए तो 6 होगा, यानी 6 माइनस यहाँ पर बचा 3√6। अगर इसमें से यह घटाया जाए तो क्या बचेगा, 3√6 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है यदि पेड़ पर बैठी B1, B2 और B3 चिड़ियों में 3 समंदे 7 समंदे 5 का अनुपात हो तथा B2 माइनस B1 संख्या 9 और 7 दोनों का गुणज हो, तो चिड़ियों की कम से कम कुल संख्या है। इसमें रेशियो कितना दिया हुआ है, 3 समंदे 7 समंदे 5 है। तो एक को मान लेते हैं 3x है, दूसरे को 7x है और तीसरे को क्या मान लेंगे, 5x मानेंगे। अब इसमें क्या बोल रहा है कि B2 माइनस B1 संख्या 9 और 7 दोनों का गुणज है, तो B2 माइनस B1 यानी 7x माइनस 3x इक्वल टू क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, 4x होगा। और एक और है कि संख्या 9 और 7 दोनों का गुणज है, 9 और 7 दोनों का गुणज हो तो चिड़ियों की कम से कम कुल संख्या है और 7 दोनों का गुणज है। तो यक्स का मान क्या होना चाहिए, यक्स का मान 9 गुणे 7 होना चाहिए, तभी क्या होगा, 9 और 7 का गुणज होगा। तो 9 और 7 का गुणा कर दिया जाए तो कितना होगा, यह 63 होगा। कितना हो जाएगा, 63। यक्स का मान कितना होना चाहिए, 63 होना चाहिए। अब अगर चिड़ियों की कम से कम संख्या हम लोग को बताना हो तो सभी को जोड़ लिया जाए, तो 3x और 7x कितना होगा, 10x होगा। 10x में 5x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x। क्या होगा, 15x होगा। और जबकि x का मान कितना है, 63 है, तो 15 गुणे अगर 63 किया जाए तो कितना होगा, 15 या 45 होगा, 45 हो गया। फिर 15 छके 90 और 90 4 94 होगा, यानी 945 हम लोग का आंसर आएगा। क्या होगा, 945 आंसर आएगा। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसमें कह रहा है कि x बराबर है 2 माइनस √3 का पावर -1 है, तब x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 का मान बताना है। तो इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। वैसे यहाँ पर क्या करेंगे, x इक्वल टू दिया हुआ है 1 अपान, यहाँ पर पावर में -1 है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस √3। अब यदि हम लोग को क्या ज्ञात करना है, अगर इसी को परिमीकरण कर दें तो ऊपर हम लोग 2 माइनस √3 से गुणा कर देंगे। हाँ, पॉजिटिव वाले से गुणा करते हैं। कभी भी परिमीकरण करना हो तो क्या करते हैं, हर के कंजुगेट से ऊपर और नीचे गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस √3, यानी 2 प्लस √3 से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू, ऊपर होगा 2 प्लस √3 और नीचे कितना होगा, नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो x इक्वल टू मिलेगा 2 प्लस √3 अपान में होगा 1, या x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस √3। कितना हो जाएगा, 2 प्लस √3। अब से हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे कि यदि x इक्वल टू 1 अपान क्या दिया है, 2 माइनस √3 दिया है, तो सीधे हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, x इक्वल टू लिख सकते हैं 2 प्लस √3 लिख सकते हैं। हो गया, डायरेक्ट हम लोग इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद से अब क्या चाहिए हम लोग को, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसमें दिया है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग को क्या क्या चाहिए, x³ चाहिए, x स्क्वायर भी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग इन सभी मानों को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x³ का मान ज्ञात करते हैं। x का मान कितना है, 2 प्लस √3 है। तो यदि x³ निकालें तो कितना हो जाएगा, यह 2 प्लस √3 का होल। इसको हम लोग क्या करेंगे, a प्लस b के होल क्यूब पर अगर तोड़ते हैं तो 2 का क्यूब 8 होगा। फिर जब इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 3√3 होगा। फिर प्लस होता है 3ab, तो 3 इंटू ए का मान है 2 और b का मान है √3 इंटू a प्लस b, यानी 2 प्लस √3। इतना हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 3√3 होगा, और यहाँ पर 3 दूना 6, 6 कड़ी में 3 और इंटू 2 प्लस कड़ी में 3 होगा।
या इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर लिखा जाए तो हो जाएगा ये 8 प्लस 3 कड़ी में 3 और प्लस इसका गुणा अगर 2 में किया जाए तो 12 कड़ी में 3 होगा। फिर इसका गुणा अगर हम लोग इसमें करें तो √3 और √3 का गुणा होगा 3, तो 6 और 3 का गुणा हो जाएगा 18। कितना हो गया ये 18 हो गया। अब जो भी इसमें सजातीय पद हैं उनको आपस में जोड़ लेंगे तो 8 और 18 कितना होगा, 8 18 हो जाएगा 26 प्लस 3 कड़ी में 3 प्लस 12 कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा ये 15 कड़ी में 3 होगा, 15 कड़ी में 3 होगा। उसके बाद से क्या करना है, अब हम लोग को ज्ञात करना है यक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो यक्स का मान कितना था 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा और प्लस 2ab यानी 2 गुणे √3 यानी 4√3 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो होगा कितना 4 3 7 प्लस 4 कड़ी में 3 होगा। अब अगर हम इन सभी मानों को इसमें रखें तो क्या मिलने वाला है, यक्स क्यूब का मान कितना मिला था, यक्स क्यूब का मान मिला है 26 प्लस 15 कड़ी में 3, इसका मान है 26 प्लस 15 कड़ी में 3 माइनस 2 गुणे यक्स स्क्वायर का मान मिला है इतना, कितना है 7 प्लस 4 कड़ी में 3, फिर माइनस 7 गुणे यक्स का मान कितना है, यक्स का मान है 2 प्लस √3 है, 2 प्लस √3 है। इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो हो जाएगा 26 प्लस 15 कड़ी में 3 माइनस 2 से गुणा कर देंगे दोनों में तो माइनस 14, फिर माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस 4 दूना 8 कड़ी में 3 इतना हो गया। फिर उसके बाद से माइनस 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, फिर 7 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 7 कड़ी में 3 होगा। अब जो भी कटने वाले होंगे या जुड़ने वाले होंगे उसको जोड़ लिया जाएगा। जैसे क्या मिल रहा है हम लोग को 26 और यहाँ पर 14 और 14 कितना होगा 28 होगा, कितना हो जाएगा 28 होगा। तो 26 में से जब 28 घटेगा तो -2 बचेगा। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 8 7 15 होगा, यहाँ पर कितना बचा है, पहले 15 कड़ी में 3 तो बचा ही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 और 7 15 यानी -15 कड़ी में 3 होगा। अब ये दोनों कट जाएंगे और बचेगा क्या हम लोग के पास, हम लोग के पास बचेगा -2, कितना बचेगा -2 बचेगा। तो ऑप्शन में -2 यानी यहाँ पर माइनस छूट गया है, क्या आना चाहिए निगेटिव ही आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि 10 क्यूब इंटू ए प्लस ए का एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, जो ये वाली संख्या है वह क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो ए में कम से कम अंकों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले तो इसको अगर सिंपल करके लिखें तो क्या लिखेंगे 10 क्यूब इंटू ए प्लस ए, दोनों में से अगर हम लोग ए कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, पहले वाले पद में बचेगा 10 क्यूब और दूसरे वाले में बचेगा 1। इसको और अगर हम लोग सॉल्व करें तो a इंटू इसका मान हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा +1, या ये हो जाएगा a इंटू कितना होगा 1001 होगा। 1000 में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो कितना बचेगा 1001 होगा। अब चूंकि ये पूर्ण वर्ग है तो अगर पूर्ण वर्ग होगा तो गुणनखंड करने पर जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे सभी के जोड़े बनेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करके देखते हैं क्या है, यह 1001 है, कितना है 1001 है। तो न तो ये 2 से कटेगा, न 3 से कटेगा, न 5 से कटेगा, 7 से एक बार चेक करते हैं, 7 एकम 7 3 बचा, सचे को हाँ 7 से कटेगा, 7 एकम 7 3 बचा, सचे को 28 2 बचा, 7 तरीक 21। अब किससे कटेगा यह, 7 से तो कटेगा नहीं, आगे हम लोग देखते हैं किससे कटेगा, 11 से कटेगा। किससे कटेगा 11 से, 11 कम 11 3 बचा, 11 33। अब ये किससे कटेगा 13 से कटेगा। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, इतना हो गया। अब क्या करना है, अब हम लोग ये देखना कि अगर ये पूर्ण वर्ग है तो सभी फैक्टर के जोड़े होंगे, तो a का मान क्या होना चाहिए ताकि सबके जोड़े बन जाएं। तो इसका जोड़ा बनाने के लिए एक और 7 चाहिए, 11 का जोड़ा बनाने के लिए एक और 11 चाहिए, और 13 का जोड़ा बनाने के लिए क्या होना चाहिए
एक और 13 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक और 13 होना चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है? ए की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 11 इंटू 13। अब अगर इन सभी का गुणा कर दिया जाए तो फिर से वापस क्या आएगा? फिर से हम लोग के पास मिलेगा 1001। अब इसमें कह रहा है कि जो संख्या प्राप्त हो रही है उसमें अंकों का योग कितना होगा, यानी कम से कम अंकों की कितनी संख्या है। तो इसमें कितने अंक हो रहे हैं? 4 अंक हो रहे हैं। कितने अंक होंगे? 4 अंक होंगे, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें क्या बोला जा रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 68 वर्ष है। 8 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 12:1 तथा 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यह हम लोग को ज्ञात करना है। तो एक संख्या हो गई x, एक संख्या क्या है? x है, यानी जो पिता है उसकी आयु मान लेते हैं x है। पिता की आयु कितनी है? x है। और पुत्र की आयु कितनी है? 68 है। दोनों का योगफल कितना है? 68 है। तो अगर एक का x है तो दूसरे का क्या हो जाएगा? पुत्र का हो जाएगा, पुत्र का होगा 68 माइनस x होगा। कितना होगा? 68 माइनस x होगा। कह रहा है 8 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 12:1 है। तो 8 वर्ष अगर पूर्व की बात की जाए तो दोनों में से 8 घटेगा, x में से भी 8 घटाएंगे, और जो 68 माइनस x था इसमें से भी 8 घटाएंगे, और इसका रेशियो दिया हुआ है 12:1 है। 12 कितना है? 1 है, तो 12/1 कर देते हैं। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा x माइनस 8 अपान 68 में से 8 घटाएंगे, कितना होगा? ये होगा 60 माइनस कितना होगा? x बराबर 12/1 होगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा? x माइनस 8 इजकल टू 12 का गुणा कर देना है 60 माइनस x में। तो 60 का गुणा अगर 12 में किया जाए तो 12×72 यानी 720, और x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 12x। अब क्या करना है? 12x को जब इधर लेकर आएंगे तो x में जुड़ेगा और हो जाएगा यह 13x बराबर 720, और माइनस 8 जब इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 8। तो 13x बराबर क्या होगा? 13x बराबर हो जाएगा 728। अब यदि x का मान ज्ञात करें तो 13 से भाग देना पड़ेगा, तो कितना होगा? 13×5 = 65 होगा, 7 बचा, 13×6 = 78, यानी x का मान आएगा 56। यानी पिता की आयु कितनी है? पिता की आयु है 56। तो पुत्र की आयु कितनी होगी? पुत्र की आयु हो जाएगी फिर कितने का योग था? 68 था। तो 68 प्राप्त करने के लिए 56 में कितना जोड़ना चाहिए? 12, यानी पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 12 होगी, या ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से। 68 में से अगर 56 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। पुत्र की आयु हो जाएगी 12। अब कह रहा है 4 साल बाद इनका अनुपात क्या होगा। तो 4 साल बाद अगर अनुपात ज्ञात करना है तो दोनों में 4 जोड़ देंगे। दोनों में अगर 4 जोड़ा जाए तो हो जाएगा 60, और नीचे वाला कितना होगा? 16 होगा। अब अगर 4 से काट दिया जाए, किससे कटेगा? 4 से अगर हम लोग काटते हैं तो ये हो जाएगा कितना? ये होगा 15, और नीचे कितना होगा? 4 होगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा, 15/4। अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें कह रहा है समीकरण ए बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू एक्स माइनस 1 के मूलों के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। इसमें क्या दिया हुआ है? इस समीकरण को अगर हम लोग मानक रूप में लिखें तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इंटू एक्स माइनस 1, या इसी को अगर हम एक्सपेंड कर दें तो बनेगा ए बी एक्स स्क्वायर, और एक्स से गुणा करेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स। फिर -1 से गुणा करेंगे, और यहाँ पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी लगाएंगे। -1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? यह माइनस ए प्लस बी, इतना हो गया। अब अगर हम इसको मानक रूप में लिखना चाहें तो हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस ए प्लस बी, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर भी छूट गया स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर से अगर -1 में गुणा करते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही होगा, तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, बराबर हो जाएगा यह 0। कितना हो जाएगा? यह 0 हो गया। इसके साथ x भी था,
x छूट रहा था। अब इसमें क्या बोल रहा है, इन दोनों मूलों का व्युत्क्रम का योग चाहिए हम लोग को। क्या चाहिए, इनके मूलों के व्युत्क्रम का योग चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग मूलों का योगफल देखें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अगर मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है। तो माइनस और बी का मान क्या है, माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा, पहले से माइनस था फार्मूले में भी और यहाँ से भी माइनस मिल रहा है, तो हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपान ए का मान क्या है, यहाँ पर ए बी है, ए का मान है ए बी। इतना हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान। अब क्या करना है, अब हम लोग को ज्ञात करना है मूलों का योगफल, गुणनफल। क्या ज्ञात करना है, मूलों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा कितना होगा, सी अपान ए। सी का मान क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपान में हो जाएगा ए का मान कितना है, ए बी है, यानी दोनों के ही मान सेम आ रहे हैं। अब हम लोग को अगर मूलों के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है तो क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से अगर हम भाग कर दें, पहले समीकरण में अगर दूसरे समीकरण से भाग किया जाए तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा बीटा। इधर क्या मिलेगा, इधर सेम संख्याएं हैं तो भाग देने पर 1 आएगा। अल्फा बीटा से अगर हम लोग अल्फा में भाग देंगे तो अल्फा से अल्फा कटेगा, क्या बचेगा, 1 अपान बीटा बचेगा। प्लस अगर बीटा में अल्फा बीटा से भाग करेंगे तो क्या होगा, बीटा से बीटा कटेगा और बचेगा 1 अपान अल्फा बराबर 1। और यही हम लोग का आंसर होगा। क्या बोला था, मूलों के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना था। तो मूलों के व्युत्क्रम का योगफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। 5 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से देख लिया जाए। इसमें कह रहा है कोई प्राकृतिक संख्या यम के लिए गुणनफल m इंटू एम प्लस 2 इंटू एम प्लस 4 हमेशा विभाजित होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यम का अलग अलग मान रख के चेक करेंगे कितना आ रहा है। यदि m का मान 1 रखें तो ये वाला हो जाएगा 1 गुणे ये वाला कितना होगा, 1 और 2 3 होगा, और ये वाला कितना होगा, 1 और 4 5 होगा। 1 रख के चेक कर लिए। फिर अगर हम लोग 2 रख के चेक करें तो 2 पर कितना आएगा, ये हो जाएगा 2, और ये 2 2 4 होगा, और फिर 2 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। तो इसमें अगर इसको हम लोग और तोड़ें तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। 4 को 2 टुकड़ों में तोड़ दिए, 2 गुणे 2 हो गया। 6 को 2 टुकड़ों में तोड़ दिए, 2 गुणे 3 हो गया। अगर हम लोग 3 रखें, 3 रखने पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 हो गया। फिर यहाँ पर क्या होगा, 3 2 5 होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, 3 और 4 7 होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब भी हम लोग कोई भी संख्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, इसी तरह से 4, ऐसे ही कोई भी प्राकृतिक संख्या रखते जाएंगे तो हमेशा यह संख्या 3 से विभाजित हो रही है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। आगे अगर हम लोग 4 रखते हैं तो उसमें भी 3 आएगा, यानी हमेशा यह 3 से विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 117 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, इसको अगर हम लोग साइन से लिखें तो दिया हुआ है 9/7 का होल क्यूब इंटू 49/81, इसका पावर है 2x - 6 इक्वल टू 7/9 का पावर कितना दिया हुआ, 9 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग इस साइड में भेजते हैं तो मिलेगा, इसको अगर हम लोग इस साइड में भेजेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी 7 ऊपर होगा और 9 नीचे होगा। लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं, 49 को लिख सकते हैं 7 का पावर 2, यानी 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 81 क्या लिखेंगे, 81 क्या लिखेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, और इसका होल पावर है 2x - 6, कितना है, 2x - 6 है, इक्वल टू ये 7/9 है, इसका होल पावर है 9, और जब यह इधर जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, उल्टा होगा, यानी 7 ऊपर जाएगा, 7/9 हो गया, और इसका होल पावर है 3, इसका होल पावर कितना है, 3 है। अब चूंकि इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर है, तो क्यों ना हम लोग इस वाले पावर से गुणा कर दें। तो क्या लिख सकते हैं, 7/9 का होल पावर हो जाएगा 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 4x, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -12 बराबर, इधर क्या होगा, दोनों के बेस समान है तो घातांक को जोड़ सकते हैं, तो जोड़ा जाएगा अगर तो 7/9 का होल पावर हो जाएगा कितना, 9 और 3 होगा 12। अब दोनों साइड में हम लोग देख रहे हैं बेस तो बराबर हैं, तो घातांक भी बराबर होना चाहिए। अगर दोनों संख्या बराबर हो रही है तो क्या होना चाहिए, घातांक भी बराबर होना चाहिए। तो अगर कंपेयर किया जाए तो 4x - 12 इक्वल टू होना चाहिए 12, कितना होगा
अब 4x माइनस 12 को अगर उधर भेज देंगे तो 12 और 12 हो जाएगा 24। अब यदि x का मान ज्ञात करना है तो 4 से डिवाइड करेंगे 24 को और ये हो जाएगा 6। x का मान क्या होगा? 6 होगा। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें कह रहा है एक छाता 2 रंगों के 10 त्रिभुजाकार कपड़ों, प्रत्येक टुकड़ा 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर से बना है। प्रत्येक रंग के कपड़े की मात्रा है। 10 त्रिभुज हैं और 2 रंगों से बने, यानी प्रत्येक रंग के 5-5 त्रिभुज बनेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग यह देख लेंगे कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप कितना है? यस इक्वल टू 20 प्लस 50 प्लस 50 बट्टा 2। 50 और 50 होगा 100, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, और 120 को अगर 2 से डिवाइड किया जाएगा तो हो जाएगा ये 60। यस का मान हो गया 60। अब अगर हम लोग को एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो डेल्टा बराबर क्या होगा? रूट में फार्मूला होता है यस इंटू यस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इतना हो गया, मान रख दिया जाए। एस का मान कितना है? 60 है। फिर यहाँ पर 60 माइनस ए का मान कितना है? 20 है। 60 माइनस 20, फिर 60 माइनस कितना होगा? 50 होगा। फिर अगले गुणनखंड में 60 माइनस 85 होगा। सी का मान भी कितना है? 85 है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो स्क्वायर रूट ऑफ होगा 60 गुणे 60 में से अगर 20 घटाते हैं तो 40 होगा। कितना होगा ये? 40 होगा। 40 गुणे फिर 60 में से अगर 50 घटाते हैं तो 10 होगा। फिर यहाँ पर भी अगर 60 में से 50 घटाएंगे तो 10 होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि 10 का तो जुड़ा बन गया। इसको भी अगर तोड़ा जाए, पहले 10 को बाहर निकाल लेते हैं। 10 बाहर निकल गया। इसको अगर हम तोड़ें तो 6 गुणे कितना होगा? 4 और गुणे 10 होगा। यहाँ पर इसका भी जुड़ा बन गया, ये भी बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 100। और जो 24 बच रहा है, 24 जो बच रहा है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3। इसमें से भी 2 का जोड़ा बन जा रहा है तो क्या हो जाएगा? ये बाहर निकल जाएगा और हो जाएगा यह गुणे 2, और अंदर बचेगा कड़ी में 6 बचेगा। जिनका जोड़ा नहीं बना वो अंदर ही रह जाएंगे। क्या होंगे? अंदर ही रहेंगे। तो यहाँ पर 100 और 2 का गुणा कर दे तो हो जाएगा ये 200 कड़ी में 6 होगा। 200 कड़ी में 6। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ, अभी तो हम लोग क्या निकाले हैं? अभी हम लोग एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए? प्रत्येक रंग के लिए निकालना है, और प्रत्येक रंग के लिए 5 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज है? 5 त्रिभुज हैं। तो प्रत्येक रंग का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना? क्या करेंगे? 5 से गुणा कर देंगे 200 कड़ी में 6 से। 5 से गुणा कर दिया जाए तो 5 अगर 200 में गुणा करते हैं तो हो जाएगा यह 1000 कड़ी में 6 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है ये अभी 119 नंबर का क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम हो, यानी एक मूल अगर अल्फा है तो दूसरा मूल क्या होगा? 1/अल्फा होगा। तो निम्नलिखित में से क्या सही है? हम लोग को रिलेशन दे दिया है, v इक्वल टू सी दिया है, a इक्वल टू बी दिया है, a इक्वल टू सी दिया है और ac इक्वल टू 1 दिया है। चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी द्विघात बहुपद के या द्विघात समीकरण के 2 मूल दिए गए हो तो उनका गुणनफल कितना होता है? c/a होता है। और यहाँ पर 2 मूल है अल्फा और दूसरा मूल है 1/अल्फा, तो इनका गुणनफल कितना होगा? c/a होगा। c/a हो गया। तो अल्फा से अल्फा यहाँ पर क्या होगा? कटेगा। अल्फा से अल्फा जब कटेगा तो 1 इक्वल टू हो जाएगा c/a। अब a को जब इधर भेजेंगे तो a इक्वल टू होगा c। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने का दोगुना हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग को यह जानना पड़ेगा कि अगर ये दोगुना हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ? जितना मूलधन था उसके बराबर हम लोग को ब्याज प्राप्त हो जा रहा है। अगर मूलधन के बराबर ब्याज प्राप्त हो जाएगा तो जो मिश्रधन होगा वह मूलधन का दोगुना होगा। तो यहाँ पर हम लोग का ब्याज कितना होगा? मूलधन के बराबर ही होगा। तो अगर मूलधन यक्स है, मूलधन अगर यक्स है तो ब्याज भी क्या होगा? यक्स ही होगा, यानी यक्स बराबर
यक्स, और इसका फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन यक्स है, दर कितनी है, दर नहीं पता है, समय कितना दिया गया है 10 है, और बट्टा कर देंगे 100। 0 से 0 कट गया, यक्स से एक्स कट गया, 10 को जब इधर भेजेंगे तो आर बराबर कितना होगा, ये 10% होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। तो इस प्रकार हम लोग 30 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। अब इस